जनरेशन है वो स्मोकिंग की जगह वेपिंग पर शिफ्ट हो रही है, तो क्या वेपिंग सेफ है? लंग कैंसर के कारण क्या है और इसका शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है? बारूद का गोला आपके फेफड़ों में बिछा गया है। अब जब आप उसको आग लगाने जाओगे तभी वो फटेगा। जैसे एक बात नमस्कार, GBH केयर कनेक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी सांसों की सेहत। जरा सोचिए, यदि सांस ही कमजोर पड़ जाए तो हमारी डेली लाइफस्टाइल की स्पीड कैसे आएगी? और इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया खान मैम। सो मैम, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्मोकिंग का हमारे लंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सालों से चल रहा है सवाल कि क्या स्मोकिंग हमारी सेहत पे असर करता है। तो बिल्कुल हाँ, स्मोकिंग में निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे ब्रेन में किक देता है, ब्रेन में एडिक्शन देता है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल की उम्र में एक सिगरेट पीना शुरू करता है तो उसकी लत धीरे धीरे बढ़ के 30 साल की उम्र तक आते आते 20 से 30 सिगरेट तक पहुंच जाती है। अब एक सिगरेट में 4,500 जहरीले पदार्थ होते हैं जिनको हम जहरीले केमिकल्स बोलते हैं। ये मिथेनॉल हो सकते हैं, फिनोल हो सकते हैं और ऐसे कई सारे गंदे केमिकल्स होते हैं। तो अगर कोई दिन में 10 सिगरेट भी पी रहा है तो 4,500 को 10 गुना करने इतने केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो ये जहर हमारे फेफड़े की नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन कर देता है और जिससे कई गंभीर बीमारियां हो जाती है। सबसे ज्यादा जो लंग कैंसर हमारे देश में फैल रहा है वो स्मोकिंग की वजह से फैल रहा है। दूसरा, सूजन की वजह से सांस की नलियों में दिक्कत आने लगती है, इससे COPD और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। इंसान के शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है जिससे निमोनिया जैसी बीमारियां प्रेसिपिटेट हो जाती है। लंग्स के अलावा शरीर के दूसरे हिस्से में जैसे फेफड़ों की फूड की नलियों में, पेट की आंतों में भी कैंसर हो जाता है। फीमेल यानी औरतों का स्मोकिंग का सेवन भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से गर्भावस्था में दिक्कत आती है। यदि बच्चा ठहर जाता है तो मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और यदि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में चाइल्डहुड अस्थमा के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से स्मोकिंग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मैम, आजकल की जो जनरेशन है वो स्मोकिंग की जगह वेपिंग पर शिफ्ट हो रही है, तो क्या वेपिंग सेफ है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। यदि कोई 17-18 साल का बच्चा हमारी OPD में आता है और हम उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वेपिंग तो स्मोकिंग का पार्ट ही नहीं है। लेकिन वेपिंग भी उतना ही हानिकारक है। वेपिंग में लोग मार्केटिंग, टेक्सचर और फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, प्लस जो सिगरेट के 4,500 केमिकल्स है उन्हें फिल्टर करके निकोटीन को डायरेक्ट शरीर में दिया जाता है। लेकिन इस निकोटीन को देने के लिए एक प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और ये अपने आप में एक बहुत जहरीला पदार्थ होता है। तो धुआं चाहे हमारे शरीर में स्मोकिंग से ज्यादा है या वेपिंग से ज्यादा है, वो सूजन तो करेगा ही और गंभीर अवस्था में इंसान को लेके जाएगा। एब्सोल्युटली। सो मैम, अस्थमा और COPD में डिफरेंस क्या है? इसे समझ लेते हैं। अस्थमा एक जेनेटिक बीमारी है। जैसे कोई बच्चा है, उसके माता पिता को या परिवार में किसी और रिश्तेदार को अस्थमा की दिक्कत है तो वो बच्चे के अंदर वो जीन आ जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, छींके आना ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अपने आप बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे जाके ठीक हो जाता है। इसे हम चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जिसमें अस्थमा लंबे टाइम तक चलता है। कभी कभी बड़े होने के बाद भी कुछ ट्रिगर्स ऐसे आ जाते हैं जो शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देते हैं और अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसे हम एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कहते हैं। COPD अस्थमा का बड़ा रूप है। अस्थमा में जब ट्रिगर आता है पेशेंट को तभी सिम्टम्स आते हैं। जब हम ट्रिगर हटा देते हैं और प्रॉपर तरीके से वो इलाज लेता है तो पेशेंट की सांस की नलियां एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सिम्टम फ्री हो जाता है। COPD में डैमेज परमानेंट होता है, यानी कि अगर हमारे श्वास की नली को या पाइप को एक बार दबा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं होता, उसकी इलास्टिसिटी पूरी खत्म हो जाती है। ये मेनली स्मोकर्स में होता है क्योंकि जो धुआं हमारे फेफड़ों में जा रहा है, जो सिगरेट स्मोकिंग जा रही है, उसकी वजह से वो पाइप जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो COPD जो है वो बड़ों की बीमारी है और अस्थमा बच्चों की बीमारी ज्यादा है। ओके मैम, अस्थमा का अटैक कैसे आता है मैम?
अस्थमा हमारे शरीर में एक बारूद के गोले की तरह है। जैसे एक बारूद का गोला आपके फेफड़ों में बिछा गया है, अब जब आप उसको आग लगाने जाओगे तभी वो फटेगा। तो ये आग ही ट्रिगर होते हैं। जैसे कि मौसम चेंज होने पर ऐसे मरीज भीड़ भाड़ वाली जगह पे चले जाते हैं, यात्रा करने चले जाते हैं। कोई बंद कमरा है लंबे टाइम से, उसको खोल के उसकी सफाई करने लग जाते हैं। दिवाली में घरों की सफाई करने लग जाते हैं, किसी गोडाउन में चले जाते हैं। घर में बहुत ज्यादा अगरबत्ती का इस्तेमाल करना, धूप का इस्तेमाल करना, किसी के घर में बिल्ली या कुत्ते हैं या फिर कबूतरों की गंदगी साफ करते हैं। धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग वगैरह। मॉस्किटो नेट जो हम यूज करते हैं, ऑल आउट वगैरह, इसका बहुत ज्यादा कमरे में, बंद कमरे में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे ट्रिगर जो है वो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और अस्थमा का अटैक आता है। मैम, आजकल एयर इतनी पोल्यूटेड हो गई है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आउटडोर एयर पोल्यूशन, एक होता है इंडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसको हम मेजर करते हैं AQI, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में सस्पेंडेड, उनको मेजर किया जा सकता है। और जितने हानिकारक पार्टिकल्स होंगे उतना AQI बढ़ेगा। इसलिए दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों का AQI ज्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा है, बाहर का ट्रैफिक ज्यादा है, स्मोकिंग ज्यादा है। ये सारी चीजें आउटडोर एयर पोल्यूशन को बताती है। इंडोर एयर पोल्यूशन हम खुद अपने घर में क्रिएट करते हैं। अगर आप बंद कमरे में स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप बंद कमरे में मॉस्किटो कॉइल जला रहे हैं, बंद कमरे में अगरबत्तियां जला रहे हैं या धूप जला रहे हैं, तो उसी बंद कमरे का AQI आपका 2000 से 3000 पहुंच जाएगा। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर का AQI आप जरूर सुधार सकते हैं। धूप या अगरबत्ती यूज करने की जगह आप दिया बाती यूज करें, घी में तेल यूज करें, कोई एरोमा यूज करें, मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह यूज ना करें। इस तरह से हम बचा सकते हैं। ओके मैम, लंग कैंसर के कारण क्या है और इसका शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है? लंग कैंसर हमारे देश का सबसे खतरनाक कैंसर है एंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो बढ़ता जा रहा है। और इसका मेन रीजन नशा ही है। धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग या फिर वेपिंग, जिसकी वजह से यंग जनरेशन में भी आजकल कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके शुरुआती लक्षण में धीरे धीरे बढ़ते हैं। खांसी आती है जो लंबे समय से 2 या 3 महीने से खांसी आती है। कभी कभी खांसी के साथ साथ खून आने लगता है। इसके साथ उसको बुखार होता है, धीरे धीरे उसका वजन घटने लगता है। कभी कभी छाती में पानी भर जाता है, जिसे निकाल के हम जांच के लिए भेजते हैं। CT स्कैन या एक्सरे कराते हैं तो उसमें हमें कभी गांठ नजर आती है, जिसकी हम बायोप्सी वगैरह करते हैं। और इसके बढ़ने की क्षमता बहुत धीरे धीरे होती है। इलाज इसका पूर्ण इलाज तो सर्जरी होता है, लेकिन लंग अपने आप में इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि जब तक मरीज हमारे पास तक पहुंचता है तो 70% केसेस में वो कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाता है। इसलिए कई बार सर्जरी इसकी पॉसिबल नहीं होती है, तो हमें कीमोथेरेपी या फिर आजकल टारगेटेड थेरेपी और रेडियोथेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। ओके मैम, टीबी जो है बहुत ज्यादा पुराने टाइम से चल रही है डिजीज, तो क्या ये खत्म हो सकती है? टीबी खत्म करने का हमारे पास सबसे अच्छा मौका आया था कोविड-19 के टाइम पे, जब सरकार ने ये स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी कि आपको मास्क लगा के रखना है, आपको सड़क पे थूकना नहीं है, आपको खुले में खांसना नहीं है। क्योंकि जब इंसान टीबी का मरीज एक खांसी करता है तो उसमें 3.5 मिलियन पार्टिकल्स बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में 7 से 8 घंटे तक रहते हैं। तो अगर ये स्ट्रिक्टनेस कोविड के टाइम पे थी और इस स्ट्रिक्टनेस को अभी भी लगाया जा सके कि इंसान थूकना बंद कर दे, तो ही हम अपने शहर में या अपने देश में टीबी को रोक सकते हैं।